अर्थ उबल रही है। सुनने में कितना डरावना लगता है ना कि हमारी जो धरती है वो उबल रही है। जी आपने ठीक समझा। क्या हुआ कि एक रिपोर्ट आई है कि अर्थ के बारे में कि अर्थ उबल रही है। अब किसने ये रिपोर्ट लॉन्च की है? दो एजेंसीज़ हैं। पहला यूनियन कॉपरनिकस एंड क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने, साथ ही में इसके साथ ही मिलके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। और उसमें ये बताया है कि आने वाले कुछ सालों में अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो अर्थ का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि अर्थ उबल रही है, मतलब कि अर्थ में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने जैसे देखा कि हिमाचल में कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ इस बार, कितनी जानें गई हैं, कितना प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। ये किसके कारण हो रहा है? ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब है कि अर्थ गर्म हो रही है। गर्म मतलब अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है? अभी एट प्रेजेंट में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आपको पता है अगर थोड़ा सा भी स्लाइट इंक्रीज कर गया ये तो कितनी बुरी हालत होने वाली है। क्या हो जाएगा अगर स्लाइट इंक्रीज कर गया? ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। एक रिपोर्ट भी आई है उसमें अनुमान लगाया गया कि 2100 तक 2100 तक आधे से ज़्यादा क्या बहुत 90% तक ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। सी लेवल राइज कर जाएगा। कितने जो आइलैंड नेशंस हैं वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो क्या रिपोर्ट ने क्या कहा कि क्या कारण है कि हम ये बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि अर्थ उबल रही है, अर्थ बॉयल कर रही है? उन्होंने बोला कि पहले तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा उन्होंने ये बताया कि अल नीनो के कारण। अल नीनो मतलब एक नेचुरल इफेक्ट है। अल नीनो में क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन है वो गर्म हो जाता है। ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन ठंडा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है। और जिन को नहीं पता कि क्या हो रहा है उनको मैं ये बता दूं कि जब पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बारिशें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारी हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। तो जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे गर्म हो जाता है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, तो इसके कारण बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हर जगह जहाँ पे भी धरती में डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, बारिश के कारण डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, उनमें दो नेचुरल फिनोमिनस का भी बहुत बड़ा हाथ है। कौन कौन से? अल नीनो और ला नीना। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग तो नेचुरल फिनोमिना है, मगर ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग। क्या मतलब हुआ कि जो इंसानों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इंसानों के कारण कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? हम इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कोल से तो कितनी बिजली आती है, क्लोज टू 40% प्लस बिजली जो भी आज इंडिया में जनरेट हो रही है वो कोल के थर्मल पावर प्लांट्स के कारण हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड। और रिपोर्ट ने क्या कहा है, आप मानोगे नहीं या मानने पे मजबूर होना पड़ेगा आपको कि ये जो जून जुलाई अगस्त गया ना, अभी जो पिछले के 3 महीने गए हैं, ये सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट सीजन गया है अभी तक का। इसमें एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 16.77 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, जो कि 0.66 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 1990 और 2020 के बीच में जितना टेम्परेचर था उसके बाद 0.66 डिग्री सेल्सियस एवरेज में बढ़ा है। आपको हैरानी होगी कि न्यू दिल्ली हमारा जो कैपिटल है उसमें कितना बड़ा इजाफा हुआ है एक एवरेज टेम्परेचर में। आप मानोगे नहीं, 1938 के बाद, कब के? 1938 के बाद न्यू दिल्ली ने अपना सितंबर सबसे गर्म महसूस किया। कितना? 40.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर महसूस हुआ है दिल्ली में। तो खुद सोचो, घबराने की बात है या नहीं है? तो अब क्या करने की ज़रूरत है? जितने भी जो रिसर्चर्स हैं पहले, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें ग्लोबल एवरेज बढ़ने से रोकना है। क्या मतलब हुआ इसका? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था ना, उसके पहले क्या चीज़ थी कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, मशीनरी आई,
तो क्या हुआ उससे ना टेम्परेचर, आपको पता है कि नई नई फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होना शुरू हुई, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हुई, तो उसके कारण क्या हुआ कि टेम्परेचर ना ग्लोबली बढ़ना शुरू हो गया। तो साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि अगर हमें आगे जाके एट प्रेजेंट अगर हमें ये सब कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट को रोकना है तो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है इसको बढ़ने से रोकना पड़ेगा ऑन ग्लोबल एवरेज, ठीक है। और आपको बोलो जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी बोल दिया कि क्लाइमेट ब्रेकडाउन शुरू हो गया और हमें निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इससे। अब खुद सोचो, इतने लोग, इतने रिसर्चर्स इन सब की बात कर रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। अब ये तो नहीं है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जिसको हम कॉप बोलते हैं। तो वैसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 में क्या कहा इन्होंने क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 में इन्होंने क्या कहा कि एक ना एग्रीमेंट साइन किया जिसको बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। उसमें क्या हुआ, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या हुआ, उसमें ये डिसाइड किया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो हमने रोकना ही है और किसी भी हालत में 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाना ही नहीं चाहिए। समझ आई? कितने लोगों ने साइन किया, कितनी कंट्रीज ने साइन किया? बहुत ज़्यादा, क्लोज टू 196 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को साइन किया। कब किया? 2015 में, 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में। तो ये तो नहीं है कि कोई एफर्ट्स लगाए नहीं जा रहे, मगर पूरे तरीके से भी नहीं लगाए जा रहे। अगर हमें रोकने की ज़रूरत है तो हमें पूरा रोकने की ज़रूरत है। अब देखो हिमाचल में क्या हुआ, हमारे ही कारण हुआ है। अब बोलोगे ये तो बारिशों के कारण हुआ है, तो इतनी ज़्यादा अगर बारिश हो भी रही है, चलो मैंने माना बारिश बहुत हो रही है, मगर आपने कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से की है कि जो भी लैंडस्लाइड्स हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वो मिट्टी उतनी स्ट्रांग रही नहीं। आपने इतनी ज़्यादा एक्सेस में कंस्ट्रक्शन कर दिया, पहाड़ियों पे कंस्ट्रक्शन कर दिया कि मिट्टी उतनी स्ट्रांग रही नहीं। आपने पेड़ काट दिए जो मिट्टी को रोक के रखते हैं, तो लैंडस्लाइड्स तो होना वो आसान बात है, एक तरीके की नॉर्मल बात हो जाएगी अगर आप इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दोगे। वैसे ही आप देखो पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, कहीं किसी जगह पानी की कमी हो रही है, किसी जगह पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। आप देखो तमिलनाडु, केरला या नॉर्थ ईस्ट असम वाली तरफ फ्लड्स तो आते ही रहते हैं, कितने लोग वो हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। इसके कारण सिर्फ ये नहीं ना हो रहा, फ्लड्स आने के कारण कितना ज़्यादा असर पड़ता है मार्केट पे, कैसे लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है। अगर एक कंट्री में आते हैं, जैसे नेपाल में आए थे कुछ 10 साल पहले के करीब की बात है, नेपाल में आए थे, तो ज़रूरी तो उस एरिया पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, मगर बाउंड्री कंट्रीज़ में या बाउंड्री स्टेट्स में भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे नेपाल में या फिर कहीं पे भी, वहाँ से लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको रहने की जगह मिलती है। तो अब कुछ सोचो, एक प्रॉब्लम जो हम ही क्रिएट कर रहे हैं उसका भुगतान भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। इतने फंड्स भी नहीं होते हैं कि उसको बार बार उन चीज़ों को रिसेटलमेंट करने के लिए, तो हमें सोचना पड़ेगा। अब जो आप बोलोगे कि कैसे सोचे, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, तो ये कलेक्टिव इफर्ट से ही कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करो, मेरा ओपिनियन है या फिर जो भी रिसर्चर्स का भी ओपिनियन है, कोशिश करो कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स की चीज़ें हैं उसको कम करना शुरू करो। अब लोग पूरा पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं, तो एसी भी तो, या फ्रिज यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी गैसेस यूज़ छोड़ती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को वीकन करने में काम आते हैं। आप पेड़ इतना ज़्यादा काट रहे हो, इतनी ज़्यादा पेड़ काट रहे हो कैपिटलिज्म के लिए पेड़ काट रहे हो ना, कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट के लिए पेड़ काट रहे हो ना, तो उसको कैसे होल्ड करके रखेंगे? आप क्या करो, अब जैसे नदियों में पानी आता है और नदियाँ ओवरफ्लड कर जाती हैं, तो बैंक्स में आपने कंस्ट्रक्शन करके रखी है, नदियों के पास पास थोड़ी थोड़ी जगह खाली होनी चाहिए। सरकार ने भी बोला कि नदियों के थोड़ी साइड पे जगह खाली होनी चाहिए, ताकि जब भी नदियाँ या रिवर्स ओवरफ्लड कर जाए तो वो वहाँ पानी चला जाए और आम को, जनता को नुकसान ही ना हो। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि प्रॉपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कि कहीं पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो या कहीं पे भी कोई चीज़, कोई पॉलिसी लानी हो, तो सबसे बड़ी बात है आपको उस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर वहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है
वो क्या अकॉर्डिंग टू रूल्स हो रही है? क्या यहाँ से एनवायरनमेंट में या फिर आगे वाली जगह पे जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस जियोग्राफी में रह रहे हो, उसको कोई नुकसान तो नहीं है? अब यूएसए है, अब यूएसए को भी समझना चाहिए। अब यूएसए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो आज के टाइम पे, इन्होंने प्री इंडस्ट्रियल में कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया उससे, और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इन्होंने ही की है, इनकी वजह से हुई है। मगर ये प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करके राज़ी नहीं है। अब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं कि हर साल $100 बिलियन ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे अपनी फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। मगर ये अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉपर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको भी कम करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि इंडिया ने किया नहीं है, सब ने अपने नेट ज़ीरो कॉन्ट्रीब्यूशंस को सामने लाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानोगे इंडिया जो पहले मना करता था कि हम नेट ज़ीरो नहीं होंगे क्योंकि हमें अभी डेवलप्ड कंट्री बनना, उसने तक बोल दिया कि हम 2070 तक जितने भी फॉसिल फ्यूल्स या फिर कोई भी जितने हम कार्बन को एमिट कर रहे हैं, हम उतना ही कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करेंगे। तो मतलब जितना कार्बन को हम छोड़ रहे हैं उतना ही हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो नेट एमिशन होगी वो ज़ीरो कर देंगे हम। ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ ने किया है, मगर प्रोसेस बहुत स्लो है। आज आने वाले तक कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं 2030 तक, कुछ कह रहे हैं 2050 तक हमारे हिमालयस में बर्फ़ की चादरें ख़त्म हो जाएंगी। तो खुद सोचो, अगर बर्फ़ ही नहीं रहेगी, जो फ्रेश वाटर का सोर्स आ रहा है या फिर जो नदियाँ आ रही हैं, बर्फ़ पिघलने के कारण उनमें तो पहले फ्लड्स आ जाएंगे, फ्लड्स आएंगे, तो खुद सोचो कि कितनी डिस्ट्रक्शन होने वाली है। तो ध्यान रखो, प्रॉपर खुद भी जागरूक रहो, दूसरों भी करो। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। आपके लिए सिर्फ एक लाइक और शेयर की बात है, मगर आपका ये लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करने में बहुत मदद करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी जागरूक वीडियोस और लाते रहें। थैंक यू।